नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। मुद्दे की बात हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज चर्चा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जो महिला आरक्षण के ऊपर है। और इस महिला आरक्षण के मुद्दे पर पूरे देश भर में चर्चा है। संसद में इस समय चर्चा चल रही है। बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं पक्ष विपक्ष की तरफ से, लेकिन राजनीति में आने वाली महिलाएं क्या सोचती हैं और आने वाले दिनों में जो युवा पीढ़ी है वो राजनीति में किस तरीके से आएगी, क्या यह आरक्षण का बिल उनके रास्ते खोलेगा। मैं थोड़ा चर्चा शुरू करूं। मेरे पैनल में साथ में जुड़ी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया की अध्यक्ष पंखुड़ी पाठक जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। पंखुड़ी जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंखुड़ी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय 545 लोकसभा के क्षेत्र में जो सीटें हैं संसद की, लोकसभा की, उसमें सिर्फ 78 महिलाएं हैं और राज्यसभा की जो सीटें हैं उसमें सिर्फ 25 महिलाएं हैं। जब ये नया विधेयक लागू होगा तो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। तो आप राजनीति के क्षेत्र में इस विधेयक को महिलाओं के लिए किस तरह मानती है? देखिए विनोद जी, जब से हमारे देश को आजादी मिली और स्वतंत्र भारत की सरकार आई, पहले दिन से ही ये हमारे जो समय जो नेतृत्व था देश का, उन्होंने तय किया कि महिलाओं को बराबरी मिलेगी और हमें भी पुरुषों की तरह वोट की जो पावर थी वो मिली, वोटिंग की। हम्म, लेकिन इसके बावजूद भी आज इतने लंबे समय बाद भी हम्म, डिसीजन मेकिंग में जो भागीदारी होनी चाहिए वो महिलाओं की हम सुनिश्चित नहीं कर सके हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए हम्म, बहुत लंबे जी, समय से एक चिंता का विषय जी, रहा है। हम्म, महिलाओं के लिए भी रहा है, लेकिन पे सुधार करने का प्रयास किया। चाहे 73rd 74th अमेंडमेंट में आपने देखा, जो आज पूरे देश भर में जो स्थानीय निकाय में महिलाओं की भागीदारी है, कांग्रेस पार्टी ने उसको सुनिश्चित किया। आज महिला प्रधान है, चेयरमैन है, मेयर है। तो वो कांग्रेस का एक कदम था महिलाओं को सशक्तिकरण देने का। और 2010 में भी महिलाओं के जो रिजर्वेशन का बिल कांग्रेस पार्टी लाई, वो पारित भी हुआ राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में हमारे पास मेजोरिटी हम्म, नहीं थी। जी, का विरोध हुआ, जिसके कारण तो लंबी भागीदारी बढ़नी चाहिए। हम्म, लेकिन जिस तरह से ये बिल लाया गया है, इसमें महिलाओं की भागीदारी का जो दरवाजा है ये खुलता नजर नहीं आ रहा है। हम्म, आज भी संसद में इसका कोई जवाब नहीं है। जो लोग बिल लेकर आए उनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये भागीदारी मिलेगी कब। यानी भविष्य के कुछ भविष्य पे ये डाल दिया गया है कि कभी जब ये चीजें होंगी, इसके बाद जाकर महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी। यानी जो हमारा इंतजार था वो इंतजार आगे बढ़ा दिया गया। और इस बात की एक महिला होने के नाते और राजनीति में एक महिला होने के नाते मेरे मन में पीड़ा है कि लंबा समय हो गया है, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें और देरी कर दी गई है। तो जिस तरीके से इसमें ये बताया गया है कि जब, क्योंकि जनगणना 2021 में होनी थी और जनगणना नहीं हो पाई है, जब तक जनगणना पूरी नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा और उसके बाद परिसीमन होगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर सभी राज्य विधानसभाओं में इसको पारित करा के तब ये प्रक्रिया पूरी होगी। तो लगता नहीं है कि ये जो इस समय लाया गया है वो जो समय है वो क्या सही समय है, या ये लगता है कि केवल महिलाओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से लाया गया है? देखिए 2014 से भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत की सरकार है, जी, और महिलाओं को आरक्षण देने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो में करती रही है, चुनावी वादों में करती रही है। 2014 से आज 9.5 साल हो चुके हैं और कुछ ही हम्म, महीने में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। जी, 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी को एक बार भी याद नहीं आया कि महिलाओं को आरक्षण देने का वादा किया था। बार हम्म, बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये बात उठाई, संसद में उठाई। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को कि महिला रिजर्वेशन को लागू करिए, आपको तो ताकत दी गई है।
और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि महिलाओं ने हमें बड़ी संख्या में वोट दिया है, तो जब आधी आबादी ने आप पे भरोसा किया, आपको चुनाव जिताया, बहुमत दी, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? 9.5 साल जो ये इंतजार किया गया, और आज ये जो बिल लाया जा रहा है, ये भी सिर्फ कागजी है। इसका कोई लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा। कब मिलेगा इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को यही लगेगा कि कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए और महिलाओं को एक तरह का प्रलोभन देने के लिए, ये सिर्फ कहने कहने मात्र के लिए कि महिलाओं का आरक्षण हम लोग लेकर आए हैं, इसकी प्रक्रिया जो है वो हमने शुरू करी है, क्रेडिट लेने के लिए लाया गया है, लेकिन महिलाओं को इसका कोई लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आज ही चर्चा में ओवैसी ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि हमारे देश में जो मुस्लिम आबादी है और ओबीसी है, इस बिल में उसका उल्लेख नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा, ओबीसी महिलाओं को प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा, इस बात पर अभी इस पर मुखर नहीं है। तो क्या वाकई आप मानते हैं कि ये होना चाहिए, इस खामी में, इसमें जो खामी है उसको दूर किया जाना चाहिए बिल में? देखिए, जरूर इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाएं अपने में एज अ कैटेगरी बहुत तरह से पिछड़ी हुई हैं, और उसके अंदर भी अलग अलग वर्ग हैं हम्म। जो अलग अलग तरीके का पिछड़ापन जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। हम्म। भारतीय जी। पार्टी जब उनको जाति धर्म की राजनीति करनी होती है, तो वो ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। तब वो ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को बहुत दबाया गया है। जब मोदी जी को पिछड़ों का वोट चाहिए होता है, तो वो कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं, मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूं। लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है, जब भागीदारी देने की बात आती है, तो आप मुसलमानों को भी भूल जाते हैं, आप ओबीसी को भी भूल जाते हैं। तो जब महिलाओं को अधिकार मिले, तो हर वर्ग की महिला को अधिकार मिले, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। और हमने जितने भी निर्णय आजादी से लेकर आज तक लिए हैं, उसमें हर वर्ग को हम लोगों ने उनका अधिकार दिलाने का काम किया है। हमारा संविधान भी ये कहता है कि जो भी वर्ग किसी तरह से पिछड़ा हो, उसको आगे बढ़ाया जाए अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू। तो यही कांग्रेस पार्टी की सोच रही है, और भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए। जिस फॉर्म में अभी ये बिल है, उसमें हर तबके की महिलाओं को उनका अधिकार मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हम्म। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय शिक्षा की बात, जब शिक्षित नहीं है महिलाएं, तो वो राजनीतिक भागीदारी कैसे करेंगी? और साथ में उस समाज में, जिस समाज में अभी तक पिछड़ा है, और उस उनको आगे बढ़ाने का कोई तरीका अभी तक अपनाया नहीं गया है। बहुत सारे, जैसे हमें अभी अभी उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक दल हैं जो आपके जो नया गठबंधन उसके हिस्सा भी हैं, लेकिन उसके संगठन में भी और उनकी पार्टी में भी महिलाओं की कहीं ना कहीं भागीदारी दिखाई नहीं देती। बहुत शून्य है, मतलब मात्र 1% मान के चलिए, कुछ इस तरह का है। तो वो, उनका तो संगठन भी तैयार नहीं है, तो उनके पास प्रत्याशी कहाँ से आएंगे? तो आपको लगता है कि पहले राजनीतिक दलों को भी इसकी तैयारी करनी होगी? क्योंकि ये बीजेपी ये दावा करती है कि हमने अपनी पार्टी संगठन में 33% भागीदारी पदाधिकारियों में की है, लेकिन जो आपने 2022 का चुनाव लड़ा था प्रियंका जी ने, तो उस समय उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिए थे। तो ये मान के चला जाए कि ये उसकी एक अक्ष है जो अब 2024 की तैयारी को लेकर है। लेकिन क्योंकि महिलाओं को टिकट, भले ही विधेयक ये अभी लागू होने में बहुत देर हो, लेकिन ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में अधिकतर राजनीतिक दल महिलाओं को जो मौजूदा टिकट मिल रहे हैं उनसे ज्यादा टिकट देंगे। देखिए, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रत्याशी ढूंढना पार्टियों का काम है, और अगर आपकी इच्छा शक्ति होगी तो आपको प्रत्याशी भी मिल जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में 40% जब हम लोगों ने महिलाओं को टिकट देने का, जब प्रियंका गांधी जी ने निर्णय लिया, तो बड़ा कई लोगों ने उस बात का मजाक उड़ाया, ये कहा कहाँ से इतनी महिलाएं लाएंगे। हम्म। लेकिन हजारों महिलाओं के आवेदन हम लोगों को आए, और हम्म। 40% महिलाओं को हमने चुनाव लड़ाया। तो मैं मानती हूँ कि अगर हम ये उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, तो बाकी जगह भी कर सकते हैं। एक हम्म। और बात जो आपने कही, कई बार ये बात सामने आती है कि महिलाएं अशिक्षित हैं, क्या उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो चुनाव लड़ सके। जब पंचायती राज में भी महिलाओं को भागीदारी दी गई थी, तो ये बात कही थी कि आप गाँव में, आप प्रधानी का लड़ा जो चुनाव है महिलाओं को लड़ाएंगे। ऐसे ऐसे गांव है जहां पर सारी महिलाएं अंगूठा छाप है, जहां पर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, ये कैसे प्रधान बनेंगी? लेकिन हम्म। हमने देखा कि एक घूंघट के पीछे बैठकर भी एक महिला प्रधानी चला लेती है, चेयरमैन भी बन जाती है। और ऐसी रिपोर्ट्स आई, जिसमें एक ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट मुझे बहुत अच्छे से याद है,
कि उन्होंने कहा कि जहां पर महिला प्रधान होती है, वहां पर महिलाओं का और पूरा ही होलिस्टिक जो विकास है वो बेहतर है। जहां पे पुरुष प्रधान के कंपैरिजन में देखा जाए, जहां महिलाएं नेतृत्व करती हैं, वहां अन्य महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो हम्म, कहीं ना कहीं ये जो सोच है हमारी कि अगर महिलाएं अशिक्षित हैं या वो पिछड़े वर्ग से आती हैं तो वो नेतृत्व नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत है। ये समाज से हमें ये सोच हटानी पड़ेगी। महिलाएं महिलाओं की भी परिस्थितियां समझती हैं और पुरुषों की भी परिस्थितियां समझती हैं, और हम्म, महिलाओं को मौका दिया जाए तो बहुत अच्छे से समाज का वो नेतृत्व कर सकती है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस बात में विश्वास रखा है। हम्म, पंचायत में अगर ये काम हम कर सकते हैं तो हम ये मानते हैं कि पूरे देश भर में, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, हर जगह अगर आप महिलाओं को मौका देंगे जी, तो महिलाएं आपको बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगी। हम्म। इस सारी कवायद में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है महंगा चुनाव। अगर चुनाव महंगा होगा तो आम महिलाएं चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सेदारी कैसे करेंगी? क्या आप समझती हैं कि इस आरक्षण विधेयक को लागू करने के साथ साथ चुनाव सुधार ऐसा हो जिसमें आम महिलाएं भी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सके, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले? महंगा चुनाव का मतलब है पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो क्या आप समझते हैं कि पूरे भारत में जो इस समय चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, इतना आसान है कि एक महिला चुनाव लड़े और वो विधानसभा में या संसद में पहुंच जाए? बहुत ही जायज सवाल आपने उठाया है, और आप बहुत लंबे समय से आप खुद चुनाव देख रहे हैं, और आप भी ये बात जानते हैं कि लगातार चुनाव लड़ना किस कदर महंगा होता जा रहा है। और जी, भारतीय जनता पार्टी की खासकर से जब से सरकार आई है तब से तो और ज्यादा चुनाव में जिस तरह का प्रचार तंत्र शुरू हुआ है, मार्केटिंग, पीआर, आजकल तो पूरे पूरे चैनल ऐसे हैं जो पार्टियों के हाथ में है। तो ऐसे में चुनाव लड़ना एक चैलेंज जरूर है, मैं मानती हूँ। लेकिन ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं, इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। लगातार हम कांग्रेस पार्टी में इस बारे में भी हम लोग सवाल उठाते हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, हम्म, जिसमें कि किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कौन इन पार्टीज को, कौन लोग हैं जो इतना पैसा दे रहे हैं, जिसके चलते चुनाव इतने महंगे होते जा रहे हैं, जिसके चलते राजनीति इतनी महंगी होती जा रही है। तो उसका विरोध भी कांग्रेस पार्टी ने किया। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी जरूर काम करना पड़ेगा, और इनको इम्प्लीमेंट कराने में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जितना लिमिट दी होती है, हम देखते हैं कि उससे कितना ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है चुनाव में, और उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है। तो ये सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और पिछले कई सालों में जब से खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने देखा है कि बहुत प्रेशर में ये इंस्टीट्यूशंस हैं। जिस तरह से इनको अपना काम करना चाहिए, ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सब में भी कांग्रेस पार्टी अपनी बात को रखेगी। हालांकि महिलाओं का चुनाव लड़ने में ये बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो देखिए खर्च होना ही है। हम्म, तो जब महिलाएं चुनाव लड़ेंगी तब भी खर्च होगा, पुरुष लड़ेंगे तब भी खर्च होगा। हाल ये जरूर समस्या महिलाओं के लिए ज्यादा रहेगी, लेकिन ये एक बाधा नहीं हो सकती है महिलाओं को उनकी भागीदारी देने में। हम्म। नहीं, आपने अच्छी बात कही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी टेक्नोलॉजी बदल रही है, सोशल मीडिया का वो प्रभाव बढ़ रहा है, तो जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव का जो खर्चे का, प्रचार का तरीका, तौर तरीका, वो भी बदला जाना चाहिए। और उसके लिए खर्च ना करना, कम 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 खर्च करना पड़ा, या जो राजनीतिक दल है वो खुद खर्च वहन करे, तो शायद हो सकता है कि कोई भी जो शिक्षित है, समझदार हैं, जो अच्छे अच्छे प्रत्याशी, जो अच्छी छवि वाले प्रत्याशी हैं, वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूंजीवादी या जो पैसे के बल पर लोकतंत्र को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, उनका दबदबा जारी रहेगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं जनता को भी सोचने की ज़रूरत है कि जब हम वोट देने जा रहे हैं, तो हम किसको वोट दे रहे हैं? अंत में ये वोट किसको जा रहा है? क्या हम उन लोगों को वोट दे रहे हैं जो चंद पूंजीपतियों के कहने पे देश को चलाएँगे, या हम उन लोगों को वोट दे रहे हैं जो कि हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे मुद्दों पे देश को चलाएँगे? तो ये जो हम्म, पूंजीवाद की समस्या जी, है, जो पूंजीवाद का जो पूरी तरह से एक कंट्रोल आज की राजनीति पे बन गया है, ये अपने में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है इस पे बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी चर्चा होगी, स्पेंडिंग लिमिट की भी चर्चा होगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन जहां तक महिलाओं की बात है, मुझे लगता है महिलाओं को आगे आना चाहिए। पढ़ी लिखी महिलाएं भी आगे आएंगी, हर वर्ग की महिलाएं आगे आएंगी। और महिलाएं जब आएंगी आगे राजनीति में, मुझे लगता है उससे राजनीति में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा। और इसका लंबा समय हो चुका है, और हम एक देश के तौर पे तैयार हैं।
आज मैं देखती हूँ, अगर हम सोशल मीडिया पे भी, जैसे अभी महिला आरक्षण की बात चल रही है, इतने सारे पुरुषों का उसमें समर्थन, महिलाओं से ज्यादा मैं देख रही हूँ पुरुष समर्थन कर रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण समय से मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लंबा समय हो गया है, भारत आज इतना विकसित हो चुका है, मानसिक तौर पे भी 2023 में हम हैं, हम पूरी हम्म, तरह से तैयार हैं महिलाओं को उनकी भागीदारी देने के लिए, लेकिन ये सरकार तैयार नहीं है। तो सरकार को जनता की भावना को, महिलाओं की भावना को समझते हुए जल्द से जल्द महिला आरक्षण लागू करना चाहिए। हम्म। अच्छा, इसका पूरा एक चीज है, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव लोकसभा के 2024 में होने हैं, और जो 80 सीटें हैं उसके हिसाब से अब गठबंधन भी बनना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार पिछली बार के मुकाबले, 2019 के मुकाबले, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी? मैं उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि आप यूपी की प्रभारी हैं सोशल मीडिया। जी। जी, देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा। विधानसभा में भी जो हम लोगों ने ये प्रयास किया, तब लोगों ने कहा कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आप तो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, आप इतनी महिलाओं को क्यों टिकट देके अपना नुकसान करा रहे हैं। तभी भी प्रियंका गांधी जी ने कहा कि ये महिलाएं जीते या हारे, लेकिन ये महिलाएं चुनाव लड़े, ये कल के लिए तैयार हो, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, इसीलिए मैं ये निर्णय ले रही हूँ। तो हम्म, जो ये एक निर्णय हमने लिया, आज हर जिले में हमारे पास महिलाएं हैं, बहुत ही सशक्त महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ना भी चाहती हैं, और पूरा प्रयास हम लोगों का रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम लोग मौका दें। और कांग्रेस पार्टी का तो आप अगर इतिहास देख लेंगे, जहां पर महिलाओं की बात आती है, पहला कदम लेने वाली कांग्रेस पार्टी रही है, चाहे पहली महिला राष्ट्रपति हो, पहली महिला प्रधानमंत्री हो, पहली महिला गवर्नर हो, पहली महिला मुख्यमंत्री हो, लोकसभा स्पीकर हो। तो महिलाओं में जहां पहला कदम जहां उठाने की बात आती है, वो कांग्रेस पार्टी ने सदा उठाया है। हमें आदत है महिलाओं के नेतृत्व की, और मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें महिला प्रधानमंत्री ने देश चलाया है, जिसमें महिला अध्यक्ष ने पार्टी चलाई है। तो हम पूरी तरह से महिलाओं को सशक्त करने में विश्वास रखते हैं, और जितना हमसे होगा उतना महिलाओं को भागीदारी देने का काम हम करेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण है मुद्दा, जैसे पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, यहाँ पे केवल एक एक लोकसभा सीट है, और उधर जो राज्य हैं, उत्तरोत्तर, उत्तर पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उन पर सिर्फ दो दो लोकसभा सीटें। तो वहां पे महिला आरक्षण जब लागू होगा तो किस तरीके से होगा? मतलब जहाँ एक सीट है या दो सीट है, वहां कैसे होगा? देखिए, अभी तो क्योंकि जो प्रोसेस तैयार किया गया है, जो इस बिल में जो प्रोसेस दिया गया है, उसके हिसाब से तो अभी जनगणना होनी है, डिलिमिटेशन होना है, नई कॉन्स्टिट्युएंसीज बनेंगी, तो सीटों का भी जो अभी बंटवारा है वो भी बदलेगा। तो हम्म, इसकी रूपरेखा क्या रहेगी, बहुत लंबा प्रोसेस है ये। हालांकि हम हम्म, तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। हम्म, क्या रूपरेखा रहेगी, ये तो जी। मुझे लग रहा है कि भविष्य में ही तय होगा, और अभी ये निकट भविष्य भी नहीं है, बड़ा लंबा समय इसमें लगेगा। हो सकता है, हम्म, जैसा बता रहे हैं कि 2029 तक इसका कुछ होने की संभावना दिख रही है। लेकिन हम्म, तो भी मैं ये कहूंगी कि महिलाओं ने बहुत साल अपनी भागीदारी का इंतजार किया है। हम्म, अगर वो एक सीट आपको महिला को देनी भी पड़ जाए, तो उसका कोई दुख नहीं होना चाहिए। महिला आधी आबादी, और बहुत सालों से हमें हमारा हक नहीं मिला है। तो जहां पर महिलाओं को सीट अगर एक मिलती हुई भी दिखती है, जहां पर एक सीट है, तो महिलाओं को दे दीजिए। मुझे लगता है पुरुषों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम्म। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर जिसका हक जाएगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, जो लगातार मान लिया जीतते आ रहे हैं और उनको पता चला कि सीट खाली, जैसे अभी आपने स्थानीय निकाय चुनाव में भी देखा होगा कि बहुत सारे, जैसी जनरल सीट हुई या जो, तो तुरंत तो परेशान हो जाते हैं कि राजनीतिक दल को। लेकिन जिस जगह पर ऑलरेडी दो या तीन सीटें हैं, पता चला कि वहां पर उनका अब नंबर नहीं आना है, 15 साल के लिए लिमिट रखी गई है कि भाई 15 साल तक तो इसी पर ध्यान रखना है। पर एक चीज मेरी इस चर्चा के दौरान उभरी, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि परिसीमन या जनगणना जो भी प्रक्रिया होनी है वो बाद में हो जाए, 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू कर दीजिए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही लोकसभा में राहुल गांधी जी जी। बोल रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि कोई भी जरूरत नहीं है कि परिसीमन हो या जनगणना हो उसके बाद ही लागू हो। 2010 में जब हम लोग ला रहे थे कानून, उस समय भी यही बात थी कि तुरंत इसको लागू किया जाएगा, तो कोई भी बाधा नहीं है इसमें लागू करने में। ये हम्म, तो भारतीय जनता पार्टी क्या है कि दोनों तरफ से खेल खेलना चाहती है, कि क्रेडिट भी मिल जाए कि इसकी शुरुआत हमने करी थी, हम लेकर आए थे 2000 के चुनाव में, एक ढिंडोरा पीटने को भी मिल जाए कि हम महिलाओं को अधिकार दिला रहे हैं, और महिलाओं को अधिकार मिले भी ना। तो दोनों हम्म, तरफ का ये जो खेल है, ये
दोगली राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर मंशा हो, अगर सच में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहती है और वो अधिकार जिसका समय आ चुका है, तो ये तुरंत के तुरंत आने वाले चुनाव से लागू हो जाना चाहिए। हम्म। अब आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल, जो राजनीति में है इस समय महिलाएं, चाहे वो किसी भी दल में हो, और आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो राजनीति में आना चाहती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को राजनीति में ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। भारतीय राजनीति में हम अक्सर इस बात को लेकर परेशान होते हैं, हम कहते हैं कि राजनीति बहुत खराब खराब है, बहुत गंदी है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तो राजनीति में एक स्वच्छता लाएंगी, एक बदलाव लाएंगी, एक नयापन लाएंगी। और बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। राहुल जी हमेशा ये बात कहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले वो हरियाणा से कुछ महिलाएं आई थी, तो हम्म। उनसे भी वो बात कर रहे थे। तो जी। उन्होंने महिलाओं ने पूछा कि आपके घर में आपकी दादी भी नेता रही हैं, आपकी बहन नेता है, आपकी माता जी नेता है, आपको कैसा लगता है? उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि महिलाएं कमजोर नहीं है, समाज उनको कमजोर बनाता है। तो मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि इस बात से भयभीत ना हो कि ये एक मेल डोमिनेटेड सिस्टम है। अगर आप प्रयास करेंगी तो महिलाओं के लिए राजनीति में बहुत जगह है, और अब समय आ गया है कि हमें अपनी जगह बनानी पड़ेगी, जगह लेनी पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति में आए। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात में विश्वास रखती है, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी इस बात में विश्वास रखती हूँ कि संघर्ष हर जगह है। संघर्ष हो सकता है थोड़ा ज्यादा करना पड़े पुरुषों के कंपैरिजन में, लेकिन संघर्ष से डरिए मत और आगे आइए और राजनीति का हिस्सा बनिए। हम्म। अब एक और सवाल उठा कि जब ये बिल आया है तो क्या, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश संबंधी सवाल पूछूंगा। उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा जी। संगठन है, संगठन में महिलाओं के लिए आपकी भागीदारी 33% होगी, संगठन में महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर? देखिए, हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हम महिलाओं को दें। आज हम्म। भी अगर आप कांग्रेस पार्टी को जब टीवी पे हमारे प्रवक्ताओं के चेहरे देखते होंगे तो सबसे ज्यादा महिला जी। प्रवक्ता आपको कांग्रेस पार्टी की नजर आती होगी। हम्म। कई सारे हमारे यहाँ इस तरह के डिपार्टमेंट है। मैं सोशल मीडिया की चेयरपर्सन हूँ, मैं एक महिला हूँ। मेरे खुद के डिपार्टमेंट में मैं प्रयास करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो आगे आए। हालांकि ये चैलेंज रहता है, इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी। आज भी हमारे समाज में जिस तरह की धारणा है, लोग डरते हैं अपनी घर की महिलाओं को राजनीति में भेजने के लिए। इसीलिए हम लोगों के लिए भी ये एक संघर्ष होता है, एक चैलेंज होता है कि किस तरह से हम महिलाओं को कन्विंस करके लाएं। लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए महिला आरक्षण जरूरी है। जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा कि हाँ, एक महिला भी सांसद होती है, एक महिला भी विधायक होती है, एक महिला भी नेता होती है। आज क्या होता है, देखिए कोई टीवी शो भी होता है, ज्यादातर उसमें आप देखेंगे कोई नेता दिखाएंगे तो पुरुष दिखाएंगे, महिला नेता कम दिखाते हैं। अब थोड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन एक जब नेता की जब हम कल्पना करते हैं, नेता हमें हमेशा पुरुष दिखाई देता है। जैसे जैसे महिला आरक्षण का काम आगे बढ़ेगा, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा हमें सामाजिक जीवन में, राजनीति में दिखेंगी, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी एज ए पॉलिटिकल पार्टी जी। ज्यादा आसान होगा महिलाओं को संगठन में लाना। और हमें इसमें कोई भी गुरेज नहीं है। हमें अगर महिलाएं आगे आती हैं, 33% क्या, हमने तो 40% महिलाओं को टिकट दिया है। मैं तो कहूंगी कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, हम 50% भागीदारी देने को तैयार है संगठन में, बशर्ते कि महिलाएं आगे आए। हम्म। अब मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा कि जब आप पहली बार, क्योंकि आप भी एक साधारण परिवार से हैं, और पहली बार जब आप राजनीति में जाने का आपने प्लान बनाया, तो आपके आदर्श कौन रहे और कैसे आप राजनीति में आई? और क्योंकि आज तो आप प्रतिष्ठित हैं, लेकिन शुरू में जब शुरुआत में झिझक रही होगी, घर वालों ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहा होगा, लेकिन आपने, आपके अंदर इच्छा शक्ति थी तो आप यहाँ तक पहुंची। तो वो जो सफर है उसके बारे में थोड़ा जरूर बताइए, क्योंकि ताकि जो और लोग हैं उनको भी पता लगे। विनोद जी, अ, बहुत कठिन होता है एक गैर राजनीतिक परिवार से आकर राजनीति में आना, खासकर एक महिला के लिए। लड़कों के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन महिलाओं के लिए खासकर बहुत मुश्किल होता है। और एक बात जो मैंने आज तक कभी भी अपने किसी इंटरव्यू में नहीं बताई, आज मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। जी। जब मैं कॉलेज पहुंची, हंसराज कॉलेज में, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी, और बचपन से ही मेरे मन में था कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना जी।
है तो मुझे पता लगा कि यहाँ चुनाव लड़े जाते। अब चुनाव लड़ने का मुझे शौक था, लेकिन मेरे माता पिता दोनों डॉक्टर हैं और राजनीति को बहुत पसंद भी नहीं करते थे। तो जब मैं चुनाव लड़ी, मैंने अपने घर पे ये बताया भी नहीं कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। और अच्छा। मेरे पास किसी तरह के कोई पैसे नहीं थे, और बिना किसी भी फंड के मैं अपने कॉलेज में चुनाव लड़ी। और जब मैं चुनाव जीत गई, तब जाकर मैंने अपने घर में बताया कि मैं चुनाव जीत गई हूँ। और मैं अकेली महिला थी उस पैनल में, हम्म। जो कॉलेज में जीत कर आई थी। हमारा जो कॉलेज था हंसराज, वहां पर भी बड़ी मेल डोमिनेटेड राजनीति होती थी, अक्सर महिलाएं राजनीति में उस समय नहीं जाती थी। लेकिन मैं अपने पैनल में अकेली महिला थी, और मुझे बहुत लड़कियों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, सेफ्टी पे काम करने का मौका मिला। और जितना मैंने काम किया, मुझे महसूस हुआ कि यूनियन में एक जी। इकलौती महिला होने की वजह से जितनी भी लड़कियां हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर मेरे पास आ सकती है। किसी के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है, किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा है, हम्म। वहां से मेरा ये विश्वास बढ़ा कि महिलाओं की जरूरत है राजनीति में। हम्म। और शुरुआती साल काफी कठिन रहे कि अगर आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, तो अपने परिवार को ये समझाना कि आप पढ़ाई का जो एक रास्ता है जहां आपकी अच्छी नौकरी लग सकती है, आप विदेश जा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं, उस सबको छोड़ के आपने एक संघर्ष का रास्ता अपनाया है, जहां पे कोई भरोसा नहीं है कि कल को आपका भविष्य क्या होगा। हम्म। आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है, आपके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये संघर्ष जो है, मेरे जैसी बहुत सारी महिलाओं ने किया है। बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसी जो छात्र राजनीति से आई हैं, और मैं इसीलिए कहती हूँ कि डरना नहीं है। आप प्रयास करिए, आप सफल जरूर होंगे। और हम्म। मैं सभी जो माता पिता हैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटियों में वो जज्बा है, अगर वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, राजनीति में आगे आना चाहती है, तो उन्हें रोकिए मत, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए। क्योंकि इस समाज को, इस देश को महिलाओं की भी उतनी ही जरूरत है जितनी पुरुषों की है। हम्म। तो ये छोटा सा एक वाकया था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, जो मैंने पहले किसी को नहीं बताया। हम्म। अब इसी में एक सवाल निकला कि इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, और बड़ी संख्या में आप जैसे जो नई प्रतिभाएं हैं वो अ, राजनीति चुनाव में उतर रही है छात्र संघ, क्योंकि छात्र संघ को माना जाता है कि पहली सीढ़ी है राजनीति। तो जो लोग उतर रहे हैं उनको लगता होगा कि वो आने वाले दिनों में मतलब जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे, लेकिन संघर्ष कितना कड़ा है और आने वाले दिनों में कैसे वो अपनी जगह बना पाएंगे, इस बारे में भी थोड़ा उनको आप गाइड करिएगा। जी। देखिए, संघर्ष, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें संघर्ष नहीं है। लाखों लोग हमारे देश में हर साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन हम्म। आईएएस आईपीएस कितने कम बनते हैं। वैसे ही डॉक्टरी की तैयारी कितने सारे बच्चे करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने कम। तो वो तो हर जगह ही, मुझे लगता है संघर्ष सब जगह ही करना है। हम्म। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकारों का भी एक बड़ा रोल है कि आपको वो लॉन्च पैड जो है, मेरे जैसी एक महिला गैर राजनीतिक परिवार से कैसे राजनीति में आई, क्योंकि वो मुझे मौका छात्र संघ के चुनाव से मिला। आज हम्म। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर यूनिवर्सिटी में जी। छात्र संघ के चुनाव खत्म हो गए हैं। और आप आज के बड़े नेताओं को देखेंगे, कहीं ना कहीं खास करके जो पिछड़े या शोषित वर्गों के हैं, और अगड़े वर्गों के भी बहुत सारे नेता हैं ऐसे जो छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, उनका बैकग्राउंड नहीं था कोई राजनीति में। हम्म। तो सरकार को भी ये जो मौका है छात्र संघ के चुनाव का, ये देना चाहिए, इनको बहाल करना चाहिए। और जितने भी युवा हैं जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि राजनीति में अगर आप आ रहे हैं तो एक सकारात्मक सोच लेकर आइए। सिर्फ इसलिए ये सोचकर मत आइए कि हमें पॉपुलर होना है या हमारा नाम हो जाए, हमें लोग फॉलो करें सोशल मीडिया पे। एक पॉजिटिव विजन लेकर आइए। अगर आप लोगों के लिए सोचेंगे, अगर आपका विजन पॉजिटिव होगा, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। हम्म। अब जो महिलाओं की जो, क्योंकि आप ऐसी जगह पर हैं, आप सब जगह सबके बारे में सोचती हैं, तो इस समय जो समाज के सामने जो चुनौतियां हैं महिलाओं की खास तौर पर, वो किस तरह की चुनौतियां हैं जो आपके सामने आती हैं, और आप उनको एक तरीके से लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि इनको हल करना है, क्योंकि अकेले आपके बूते नहीं है, लेकिन आप लोगों के आइडिया से ही आगे जाके वो सिस्टम में शामिल होता है और उसी को लोग सोचते हैं। तो ऐसे कुछ सुधार आपके दिमाग में जरूर होंगे कि जिनके बारे में आप सोचती हैं कि महिलाओं के बारे में कॉलेज कैंपस के दौरान भी जो चीजें घटित हुई या जो होती रहती हैं, उनमें किस तरीके की सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि लिंग दो कमेटी भी बनी थी छात्र संघ के चुनाव को सुधार के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कहीं पारदर्शिता की कमी है, क्योंकि चुनाव की पहली सीढ़ी छात्र संघ है, उसके बाद आगे के चुनाव है। देखिए, सुधार हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुए। और जी। छात्र संघ के चुनाव में पिछले दशकों में बहुत सारी महिलाएं उभर के आई हैं। अगर मैं खुद अपने राजनीतिक दल की, कांग्रेस की बात करूं, आज
तमाम नेता हमारी पार्टी में ऐसी हैं, चाहे वो अलका लांबा हो, चाहे वो अमृता धवन हो, चाहे वो रागिनी नायक हो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र संघ के चुनाव से निकली आज पार्टी की बड़ी चेहरा वो लोग हैं। और तमाम इस तरह के नेता आप उत्तर प्रदेश में और बाकी प्रदेशों में भी आपको दिखाई देंगी। और मुझे बड़ी खुशी होती है देखकर, आजकल ज्यादा संख्या में महिलाएं राजनीति में नजर आ रही हैं, छात्र राजनीति में भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो परिवार हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी बेटियां जो है वो राजनीति में आना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे समाज में ऐसी आज भी जगहें हैं जहाँ पे महिलाएं जो हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है, और ये बचपन से ही शुरू होता है। हम अगर न्यूट्रिशन की बात करें, ये कई बार बात सामने आई है कि जब मैल न्यूट्रिशन की बात होती है तो जो हमारी बच्चियां हैं वो ज्यादा मैल न्यूट्रिशन की शिकार होती हैं। जब हम्म। शिक्षा की बात होती है, अगर किसी परिवार के पास पैसा कम होता है तो लड़के को पढ़ाने की प्रायोरिटी होती है, लड़की को पढ़ाने की प्रायोरिटी नहीं होती। हम्म। कोविड के समय हमने देखा, जब ऑनलाइन जब क्लासेस हो रही थी और घर में एक मोबाइल था, तो कई लोगों ने अपने बेटे को पढ़ाया और बेटी को नहीं पढ़ाया। हम्म। तो आज भी इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हर उम्र में, हर वर्ग में, समाज के हर तबके में इस तरह के चैलेंजेस महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हैं। और मुझे लगता है कि महिलाएं ज्यादा सेंसिटिव होती हैं ऐसे चैलेंजेस के लिए। मैं पर्सनली बता सकती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा फील होता है अगर एक हम्म। महिला का मुद्दा आता है, अगर एक महिला का शोषण होता है, महिला के साथ अत्याचार होता है। मैं महिलाओं के साथ अत्याचार जो हुए हैं उसके लिए लड़ने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई हूँ। हम्म। तो एक सेंसिटिविटी मुझे लगता है महिलाओं में ज्यादा होती है जब महिलाओं की बात आती है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि महिलाएं सामाजिक जीवन में आए, राजनीति में आए, तो महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। चाहे वो वर्क प्लेस के मुद्दे हैं, मेटर्निटी लीव के मुद्दे हैं, महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे हैं, महिलाओं की भागीदारी के मुद्दे हैं, महिलाओं के न्यूट्रिशन के मुद्दे हैं, सैनिटेशन के मुद्दे हैं। हर तरह के मुद्दों पर काम तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पब्लिक लाइफ में होंगी। हम्म। आप नोएडा विधानसभा से चुनाव लड़ी हैं, और मैं आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ कि ये यूपी का शो विंडो है गौतम बुद्ध नगर। और यहाँ पर शिक्षा को लेकर कितनी गंभीरता है ये मैं बता रहा हूँ कि आपके बगल में बिल्कुल दिल्ली में जो सटा हुआ इलाका है दिल्ली का, और नोएडा का सटा हुआ इलाका है, दिल्ली में चिल्ला से लेकर और घड़ौली तक मात्र 5 किलोमीटर के एरिया में 6 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें सुबह की सिर्फ लड़कियों की है, शाम की लड़कों की। उसके अलावा लगभग 20 के करीब प्राइमरी स्कूल है। अगर उसके अपेक्षा यहाँ देखा जाए नोएडा में, तो नोएडा में एक लड़कियों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सरकारी वो खुला है, वो होशियारपुर में है, और एक लड़कों का यहाँ सेक्टर 12 में है। आप सोचिए, अगर 100 स्कूलों से 5वीं पास करके 6ठी में बच्चे जाते हैं, तो उनमें लड़कियां कहाँ जाएं अगर उनके पास स्कूल नहीं है। आप देख सकते हैं दोपहर में दिल्ली की तरफ जाते हुए झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे दिल्ली की तरफ जाते दिखाई देती हैं, सुबह लड़कियां और शाम को लड़के आते हैं, और लड़कियां मतलब लड़कियां आती हैं, लड़के जाते हैं। ये जो परिस्थिति है, और ऐसी ही स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य में पता चला कि 39 में इतनी भीड़ होती है। तो ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल है, अगर हम इतने मतलब महत्वपूर्ण जगह पर ये स्थिति है, तो बाकी जगह क्या स्थिति होगी। स्कूल चलो अभियान कहाँ का है, जब स्कूलों में जगह ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, तो पढ़ेंगे कहाँ बच्चे। तो ऐसी बेटियों के बारे में आपका क्या धारणा। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है खासकर नोएडा क्षेत्र में। जिस तरह से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी है पिछले कुछ दशकों में, उस हिसाब से यहाँ पर जो सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल है चाहे वो हॉस्पिटल है, उस तरह से वो बड़े नहीं है। और उनके भी, स्कूलों के भी क्या हालात है हम देखते हैं। जब भी बारिश होती है तो हमें वो विजुअल्स आते हैं कि किस तरह से पानी भरा रहता है, साफ सफाई की कमी होती है, तमाम तरह के। और ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं, जो नोएडा के गांव हैं, छोटे छोटे कमरों में, छोटे छोटे घरों में लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोली हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी है, जो किसी तरह से अपना भरण पोषण कर रहा है, वो भी ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे को इस एक कमरे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दूं और सरकारी में ना भेजना पड़े, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत इस तरह की है। तो हम्म। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव के समय भी हमने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये सुविधाओं का अभाव है, इतना ज्यादा आदमी विवश हो गया है खासकर हमारे क्षेत्र का, कि उसने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया है। हम्म। आज हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम बीमार होंगे तो हमें प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी में नहीं जा सकते। आज आप अगर दिल्ली के तुलना में देखें कि नोएडा के सरकारी अस्पतालों के क्या हालात है, तो आपको पता लग जाएगा कितना दूर है दिल्ली और नोएडा।
लेकिन दिल्ली में आज भी अगर एक व्यक्ति जाए तो उसे पूरा इलाज मिलेगा, उसे सारे टेस्ट उसके होंगे, दवाइयां भी मिलेंगी। अगर कोई महिला जाती है डिलीवरी के लिए तो आखिरी समय तक उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन नोएडा में कई बार मेरे पास महिलाएं आती हैं कि हमारा प्राइवेट में हमारा बिल कम करवा दीजिए, क्योंकि सरकारी का उनको लगता ही नहीं है कि सरकारी का ऑप्शन हमारे पास है, जबकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट में जाना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी दबाव डालना पड़ेगा और जो भी बदलाव आएगा, मुझे लगता है जनता का उसमें एक बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि हम तो मुद्दा उठाते हैं, हमने चुनाव में भी उठाया और विपक्ष के तौर पे भी हम मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन बदलाव कोई ला सकता है तो वो सिर्फ सरकार है। और मैं ये मानती हूँ, जब आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते थे, जब हम एम्स बना सकते थे, जब हम बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज बना सकते थे, जब हम पीजीआई बना सकते थे, तो आज की डेट में ये इतनी बड़ी समस्या कैसे बन गई है हम्म। कि हम अच्छे सरकारी स्कूल और अस्पताल नहीं बना पा रहे हैं। इस पे सरकारों को भी सोचना पड़ेगा और लोगों को भी सोचना पड़ेगा। हाँ, इसी में पॉइंट मैंने बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना छोटे स्कूलों में दाखिला कराते हैं बच्चे, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ जो सरकारी स्कूल है, सेक्टर 12 में एक सरकारी स्कूल है, वहां पर स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने जो स्कूल की वो है प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में तो वही होते हैं, तो उनको बोर्ड लगाना पड़ा है नो एडमिशन। जब सरकारी स्कूल में नो एडमिशन का बोर्ड लगेगा तो आप बताइए कि वो बच्चे कहाँ जाएं, क्योंकि उनके पास क्षमता तो है नहीं किसी पब्लिक स्कूल पढ़ाने की। और सरकारी स्कूल में नो एडमिशन का बोर्ड लग जाए तो वो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, और ये बहुत ही शर्म की बात है कि अगर सरकारी स्कूलों में देखिए, बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं। अगर मैं खुद अपने परिवार की बात करूं, मेरे माता पिता भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और सरकारी स्कूल से पढ़ के डॉक्टर बने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के आईएएस बने हैं, आईएफएस बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती। बहुत सालों तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सरकारी स्कूलों ने ही चलाया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जाल है, उसमें प्राइवेट स्कूलों का भी माफिया है। आप देखते हैं किस तरह से चलते हैं उनके राजनीतिक जो पूरा जो नेटवर्क है, उसके चलते कहीं ना कहीं सरकारें भी प्राथमिकता नहीं दे रही हैं सरकारी शिक्षा को। और प्राइवेट की तरफ सरकारें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि डोनेशंस जो उनको फंड्स मिलते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को मिलते हैं, और पूरा जो नेक्सस है उसके चलते सरकारी स्कूलों को सुधारने का कोई भी काम मौजूदा सरकारें नहीं कर रही। और खासकर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो उनका तो पहले से ही जो हमने देखा है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो उनका एक रुझान हमेशा से रहता है, चाहे सरकारी नौकरी खत्म करने की बात हो, चाहे सरकारी संस्थाएं खत्म करने की बात हो, चाहे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेटाइज करने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत नुकसान हमारे सभी सरकारी संस्थानों का हुआ है, जिसमें कि स्कूल और अस्पताल भी शामिल है। आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई, और खासतौर पर महिला आरक्षण बिल को लेकर और उसके अलावा भी विभिन्न मुद्दों पर। और ये एक महिला अधिकारों की जो आपने पैरवी की है, उम्मीद है कि जागृत होंगी महिलाएं और राजनीति जैसे इसमें आएंगी। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद पंकुड़ी जी। नमस्कार। जी, बहुत धन्यवाद आपका।